नमस्कार। आपदा, आफत, डिजास्टर भिन्न भिन्न पर्यायवाची नाम हो सकते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, और यह पूरे सोसाइटी को किसी न किसी रूप में झेलना पड़ता है। 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर में कभी भी। यह आपदा जो है कई तरह का है, मूल रूप से 3 तरह का कह सकते हैं। एक जो प्रकृति परेशान करती है, हमारा दोस्त प्रकृति के मत्थे बहुत सारी बिजलियां गिरती हैं जिसको ठनका बोलते हैं, बहुत बाढ़ आ जाता है, बहुत सुखाड़ पड़ जाता है, भूकंप आ जाता है, और मानव निर्मित विकास के नाम पर हमने ऊंची सड़कें बनाई, रेल की ऊंची पटरियां बनाई, जिनकी वजह से बाढ़ आ जाती है, जिनकी वजह से नदियों का पानी परेशान करता है। कुछ दोनों की मिली जुली है। विकास, गवर्नमेंट की पहली जिम्मेवारी है विकास, विकास होना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया ने यह तय किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हटा करके, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को हटा करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया है, यानी टिकाऊ विकास। खुद जियो, औरों को भी जीने दो, यही तो है ज़िंदगी का रास्ता। लेकिन जो हो गया है, इस बीच में अगर डिजास्टर होता है, आपदा आती है, आफत आती है, कहीं बादल फट जा रहा है कुल्लू मनाली में, अब एक साथ बादल फटने पर कितना पानी गिरता होगा, वहाँ के लोगों की क्या गति होती होगी, कल्पना कर सकते हैं। आए दिन पहाड़ी इलाकों में बरसात के समय में, वो चाहे सिक्किम का इलाका हो, नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो, इन इलाकों में पहाड़ों के धंसने, पहाड़ों के गिरने और उससे मामले, सड़क जाम होने का मामला आता है। इन तमाम मामलों को मैनेज करने के लिए कम से कम हो, और हो गए हों तो वहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाई जाए, जल्द से जल्द उस रास्ते को खोला जाए जितना जल्द हो सके। इसके लिए एक पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हुई है, और वह है आपदा प्रबंधन। पहले भी सिखाया जाता था पुलिसिंग में, जब पुलिस की पढ़ाई होती थी तो पुलिसिंग में कैसे, अगर कोई आफत हो जाता, दंगा हो जाता है, दंगा तो अचानक ही होता है आमतौर पर, कैसे कंट्रोल करना है। कहीं आग लग गई, पुलिस से जुड़ा ही विंग है अग्निशामक, कैसे आग को कंट्रोल करना है। कहीं ऊंचे पर कोई चढ़ करके और कह रहा है कि फलां से शादी करा दो नहीं तो कूद जाएंगे, अब उसको उतारना है, तो वो भी एक आफते है, पूरी भीड़ जुटी हुई है, उसमें ले करके उसको उतारना है। तो इस तरह के आफतों से कैसे निपटा जाता है, और इसकी पढ़ाई झारखंड में हो रही है, रांची में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में। हो सकता है कि और जगह भी पढ़ाई हो रही है और लोग भी पढ़ा रहे हों, और बड़ी संख्या में इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ है, आगे भी होने वाला है। इसलिए कि हमने जो विकास, पूरी दुनिया ने, हमने नहीं, पूरी दुनिया ने जो विकास किया है, उस विकास में डिजास्टर भी छुपा हुआ है, हिडन वो में। बीच बहस में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आज के दिन मौजूद हैं डॉक्टर कर्नल राजेश कुमार, जो कुल सचिव हैं रक्षा विश्वविद्यालय रांची के। स्वागत है आपका। हमारे साथ है दीपक कुमार सिन्हा जी, जो DIG हैं अग्निशमन विभाग में, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता, जो आपदा प्रबंधन के विभागाध्यक्ष हैं रक्षा विश्वविद्यालय में। आप तीनों का स्वागत है। आप सभी ऑडियंस में जो स्टूडेंट्स आए हैं, आप सबका स्वागत है। सबको जोहार, सबको नमस्कार। कर्नल साहब, आप ही से मैं आरंभ करता हूं कि ये जो आपदा मैंने बताया, और आपदा जो आप एकेडमिक पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल के लिए सिखाते हैं, वो क्या है? आपदा क्या है, आफत है क्या? पहले तो ये जाने हमारे दर्शक। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। आफत का ही बड़ा रूप और बड़ा नाम आपदा है, जैसा कि आपने परिभाषित किया इसको। तो मैं बताऊं कि हमारे यहाँ इसको आधिकारिक रूप से घटना, दुर्घटना, बड़ी घटना और सबसे बड़ी घटना को कई मानक रूप से बांटा जा सकता है, जिसको सबसे बड़ा जो होता है दुर्घटनाओं में, उसको हम आपदा कहते हैं, जिसमें लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो इसको विधिवत रूप से अभी समय को अभाव को देखते हुए हम लोग उसको उसमें बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, लेकिन फिर ये बताऊं कि इसके जो मैनेजमेंट हैं, इन आपदाओं को कैसे मैनेज करना है और हम सबों को कैसे तैयार होना है, इसकी 4
स्तंभ हैं, जी ऐसा समझा जा सकता है। प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन एंड एट लास्ट रिहेबिलिटेशन। जी तो आपदा कह करके नहीं आती, लेकिन हम लोगों को मालूम होता है इसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं कि कब क्या कौन सी आपदा आ सकती है। इसकी स्टडीज़ की जा रही है, आजकल ज़्यादा हो रही है। अगर आंकड़ा देखेंगे तो पहले से जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान होता था वो धीरे धीरे कम होता गया है उन चीज़ों में। ये सिर्फ हम लोगों का प्रिपरेशन का और पहले की तैयारी का, उससे निपटने की जो तैयारी होती है प्लस उसका प्रशिक्षण होता है, इसका नतीजा है जी। जहाँ तक झारखंड परिप्रेक्ष्य की बात अगर आप करें तो यहाँ पे कई तरह की आपदाओं की चुनौतियाँ हैं अपने पास, और उसमें से एक जो रूरल एरिया में ज़्यादा देखी जाती हैं वो वज्रपात है। और वज्रपात का भी कई तरह से देखा जाए तो हम लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। सरकार की तैयारी रही है, प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम इसके चलाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सारी तैयारी और प्रोग्राम जो चल रहे हैं, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ अगर कम हो गया है इसका मतलब है कि हम लोग सफलीभूत हैं, वरना नहीं। तो 2010 का आंकड़ा देखा जाए तो 226 लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, मौत हुई थी, और 2010 में। उसके बाद सरकार का एक अभियान चला और तैयारियां चली, अवेयरनेस प्रोग्राम चले रूरल एरिया में स्पेशली, और धीरे धीरे वो कम होता गया और 2015 तक वो मेंटेन रहा, 142 हुआ। उसके बाद फिर से वो बढ़ने लगा और 2020 का आंकड़ा कह रहा है कि 336 लॉस ऑफ लाइफ है। यानी कि हम लोगों का जो प्रिपरेटरी इक्विपमेंट है वो काम नहीं कर रहा है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो थोड़ा सा ढिलाई हो गया है। एक एप्लीकेशन मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा आपको। सवाल ये है कि आपका प्रिपरेटरी कम हुआ है या कुछ और हुआ है। मेरा यह मानना है कि विकास की जो गति है, विकास का जो तरीका है, उस तरीके से इन आपदाओं को बढ़ना ही बढ़ना है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहाड़ों के होने का कोई मतलब होता है, नदियों के होने का कोई मतलब है। जब आप पहाड़ तोड़ेंगे, नदियों को तोड़ेंगे, किसी भी ज़रूरत के लिए जंगलों को हटाएंगे, तो इस तरह की आपदाएं आएंगी और बढ़ती जाएंगी। एक समय लगेगा कि हाँ भाई हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे रांची जैसे जगह में मानसून 15 दिन लेट आया, 10 दिन से पानी नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके लिए भी जिम्मेवार हैं। आप प्रिपरेटरी, इसीलिए तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ खुले। यूनिवर्सिटीज़ खुलने का भी यही है। तो वो हम जानना चाहते हैं कि ये अपने पर आप जो दोष ले रहे हैं कि 226 से घटा करके हमने 100 उतना किया और अब 336 हो गए, तो भाई हमारी जो रफ्तार है उसमें अगर हम नहीं ठीक ठाक करते हैं तब तो बात नहीं बनेगी ना। जी, आपने सही कहा, लेकिन कुछ एक फैक्टर्स हैं जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन बूम को हम रोक नहीं सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन स्टॉप नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जितने रेडियो एक्टिव वेव्स अभी बढ़ती जा रही हैं बिकॉज ऑफ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उत्थान हो रहा है, तो इन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते हैं। ये तो बढ़ेंगी। नहीं, रोकने के लिए हमारे पास तो है। हम अपनी जितने वाहन है, वाहनों की संख्या, तो सार्वजनिक वाहनों को बढ़ा करके उसको बेहतर बना करके रोक तो सकते हैं। रोकने के तो हमारे पास उपाय हैं, लेकिन सार्वजनिक वाहनों की बिक्री से आमदनी होती है और इस तरह के रोजगार मिलते हैं, वो भी हमारे दिमाग में है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई गड़मगड़ है। आपने बिल्कुल कहा, कोरोना काल ने तो रोक ही दिया था। और रोकने से हमारे जो पूरा ये दूरदर्शन जो है, कैंपस जो है, रोड जो है, पीली तितलियों से भरा रहता था जी। पूरे कोरोना काल में फर्स्ट जो आया था और सेकेंड जो था, जो फेज था, माने तितलियों से परेशान लोग रहते थे। पीली पीली तितली एकदम चारों तरफ घूम रही है। अब फिर जैसे जैसे हुआ फिर तितलियाँ गायब हो गई। उनके होने का मतलब, दीपक जी आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, पुलिसिंग में आपको कई बार इस तरह के मौके आए होंगे, इस तरह के डिजास्टर्स के, जो कंट्रोल करवाने भी पड़े होंगे और कंट्रोल करने भी पड़े होंगे। बिल्कुल। पुलिस में डिजास्टर का तो एक कॉन्सेप्ट है ही, और डिजास्टर से कैसे उसको, डिजास्टर को टैकल करना है, ये जब ट्रेनिंग में जाते हैं उसी समय से ये बताई जाती है। बहुत सारे, अभी जैसा कि आपने बताया कि डिजास्टर्स के डिफरेंट रूप हैं जी। तो मैं इसके पूर्व में ये पुलिस से रिलेटेड में आऊँ
थोड़ा सा अगर आप इजाज़त जरूर दो, जरूर मैं- बताएं। मैं बताना चाहता हूँ डिजास्टर के बारे में। ये स्पष्ट है कि उसको हम लोग ब्रॉड वे में दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो है नेचुरल कैलामिटी जिसको बोलते हैं कि नेचर के द्वारा, और दूसरा है मैन मेड। तो ऐसा नहीं है कि डिजास्टर, आज का जो ज़माना है, आज के समय में डिजास्टर का मैनेजमेंट ये पूरे वर्ल्ड की मांग है। ये सिर्फ इंडिया या झारखंड से ही कंसर्न नहीं है, पूरा विश्व इससे त्रस्त है। और इस डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है, इस डिजास्टर से कैसे फाइट करना है, इस डिजास्टर को कैसे कर्व करना है, सोच इसकी जा रही है। इसके लिए पढ़ाइयाँ हो रही है, इसमें रिसर्च हो रहे हैं, और इस पे डिफरेंट वार्ताएं हो रही हैं जी। इस संबंध में। तो ये दो तरह के जो डिजास्टर्स हैं, इसमें हमें लगता है कि चूँकि जो स्टूडेंट्स लोग हैं, इन लोगों को पता है कि मैन मेड में क्या क्या आते हैं और नेचर में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले जब ये डिजास्टर का विशेष रूप से एशियन कंट्री में नेचुरल कैलामिटी का प्रकोप बहुत पहले से रहा है। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1556 में सबसे बड़ा अर्थक्वेक हुआ था चाइना में, जिसमें 8,30,000 लोग मारे गए थे। ये मुझे लगता है कि पिछले 500-700 वर्षों की सबसे बड़ी घटना थी, जहाँ पर माने इंडिया को अगर आप इसमें के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो यहाँ पे भी कलकत्ता में, विशेष करके वेस्ट बंगाल में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो 1970 जो रिसेंट है, बांग्लादेश का ठीक अलग होने के पहले ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ये दोनों दोनों के पार्ट में ये बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, जो भोला साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, उस साइक्लोन के कारण लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। ये ज़्यादा दिन नहीं, 50 वर्ष पहले की बात है। इसके पूर्व में 1737 में भी कलकत्ता में एक बड़ा साइक्लोन आया था। तो साइक्लोनिक प्रभाव जो हमारा अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की जब बात करें, डिजास्टर से लड़ने की बात करें, तो हमें यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा हमारा जो क्षेत्र है, इंडिया का जो पार्ट है, डिफरेंट में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं, परिस्थितियाँ अलग हैं। ये कोस्टल एरिया है, वहाँ साइक्लोन का प्रभाव ज़्यादा होता है। आप लोग देखते होंगे अखबारों में कि लगभग प्रत्येक वर्ष उड़ीसा इससे त्रस्त रहता है। कोई ना कोई साइक्लोन हम नाम अपना देते रहते हैं, बदलते रहता है ना। ये एक बड़ा कुछ दिन पहले की बात थी, जो सुनामी के नाम से काफ़ी समुद्र ये आपको साउथ में जो हुआ था। तो ये तो आपका है कि ये आज की बात नहीं है। अब है क्या कि ये धीरे धीरे, जैसा कि अभी मधुकर जी ने बताया, कि परिस्थितियाँ जो बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदलने के कारण कुछ हम इसके जिम्मेवार भी हो रहे हैं। पहाड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। तो ये जो नेचर के साथ में हमारा जो रिलेशन था बना हुआ, जो कंट्रोल करता था, डैमेज से बचाने का जो काम करता था, उसको हम तहस नहस कर रहे हैं और हम इनवाइट कर रहे हैं। और एक तरह है क्या कि दोनों चीज़ है, बीमारी भी हम पैदा कर रहे हैं और उसके इलाज भी हम ढूंढ रहे हैं, दोनों चीज़ कर रहे हैं हम। तो ये हमारा, ये इन सारी चीज़ों का जब विस्तार से देखा गया कि इसके जो रिज़ल्ट आने लगे, तो 1999 में 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई पावर कमेटी बनाई और उस हाई पावर कमेटी में उसने स्टडी किया। तो टोटल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में टोटल 31 डिजास्टर्स को उसने चिन्हित किया कि टोटल 31 डिजास्टर हैं। उसको 5 सब क्लाउज में जोड़ दिया, जो है वाटर प्रोन डिजास्टर है, नेचर प्रोन डिजास्टर है, एक्सीडेंटल डिजास्टर है, ये डिफरेंट उसको पार्ट में जियोलॉजिकल डिजास्टर है ना, तो बायोलॉजिकल डिजास्टर है।
ये 5 बड़े भागों में उसको बांट दिया गया। अब आवश्यकता पड़ी कि भाई इस डिफरेंट इसका एस्पेक्ट है, इसके लिए इससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी विभाग होंगे उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाए और वही इसका निदान निकाल सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई एक आर्ट्स का विद्यार्थी अगर उसको अर्थक्वेक के बारे में बताया जाए, अर्थक्वेक के का निदान के बारे में बताया जाए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो जिससे रिलेटेड है उसकी स्टडी करने के लिए ये अलग अलग जगह में डिपार्टमेंट्स खोले गए। आवश्यकता होने लगी कि इसको एक कानून का दर्जा भी दिया जाए, क्योंकि इसमें अब है क्या कि कुछ लीगल सैंक्शन, कुछ लीगल अथॉरिटी या कुछ कानूनी प्रावधान जब तक हम नहीं लाएंगे तो हो सकता है कि हम आपदा प्रबंधन को कारगर रूप से उसको और कारगर बनाने में सफल नहीं हो पाएंगे। सरकार ने 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें। तो 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया है और उसके आधार पर जो है सो ये चल रहा है। अब जहाँ तक उसके स्ट्रक्चर की बात अगर हम कहें, जो जानना है जो एज ए स्टूडेंट या एज ए कॉमन, मैं आपको रोकूंगा थोड़ी देर के लिए, फिर आऊँगा आपके पास। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता के पास। सुमित जी, ये डिजास्टर जो पढ़ाते हैं, अब जैसे कि उदाहरण के लिए आमतौर पर बाढ़ के समय कहा जाता है कि जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो तैयार रहेंगे। भूकंप के बारे में जो ये होती है भविष्यवाणी होती है कि भूकंप के पहले ये तैयारी यहाँ इस इलाके में इतने लोग एनडीआरएफ की टीम, बहुत ज़्यादा फ्लड होने वाला है मुंबई में तो लोगों को कहा जाता है तैयार रहने के लिए। तब हमारे पास एक सिस्टम है जिस सिस्टम से हम पहले जान जाते हैं। आप जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में किस तरह से तैयार करते हैं लोगों को ताकि वो डिजास्टर से निपट सके? अलग अलग तरह के डिजास्टर हैं, अलग अलग तरह का स्किल चाहिए उसके लिए। जैसे मामूली सा यहाँ पर छठ होता है हटिया डैम में या कांकेर डैम में, तो वहाँ देखते हैं कि एनडीआरएफ के स्टूडेंट ये टीम जो है लगी रहती है, मोटर बोट लेके घूमती रहती है, कहीं कोई डूबे नहीं, कहीं कोई वो नहीं हो जाए। सभी को नमस्कार। मैं एक विभागाध्यक्ष होने के नाते पहले ये साफ करना चाहूँगा, जैसा कि आप लोगों ने आपदा के बारे में हमारे मधुकर जी ने अपने राय रखे, कर्नल डॉक्टर राजेश कुमार ने आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में आप लोगों को बताया, हमारे दीपक सिन्हा जी ने उसका पूरा अतीत से लेकर के वर्तमान तक बताया। लेकिन आपदा प्रबंधन में जो सबसे ज़रूरी है वो है समुदाय, और आज के परिवेश में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि समुदाय का आदमी ही पहला विक्टिम होता है और वही पहला रिस्पॉन्डर, पहली प्रतिक्रिया उसी के तरफ से आती है। अगर आपदा प्रबंधन चक्र को हम लोग समझें तो आपदा आने से पहले उसकी तैयारी होती है, उसके प्रबंधन की तैयारी होती है। आपदा के समय आपदा की जो प्रतिक्रिया होती है, आपदा के समय उसकी तैयारी करनी होती है, और आपदा के बाद जो राहत और बचाव कार्य, जो पुनर्वास कार्य होता है, उसकी तैयारी करनी होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं। वर्तमान में भारत और ख़ास करके झारखंड सभी में आपदा के दौरान जो सारी चीज़ें की जाती है उस पे ज़्यादा फोकस है, जबकि अगर आप वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो आपदा आने से पूर्व आपदा की तैयारी पे जो खर्च होने चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, उसका अभी अभाव दिखता है। उदाहरण के लिए हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो स्कूल के लेवल पे, जो कॉलेज के लेवल पे, जो शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं, अगर उनको आपदा प्रबंधन की तैयारी के बारे में, आपदा प्रबंधन जो आपदा के समय जो प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में और पुनर्वास के बारे में अगर उन्हें सिद्धांतों की जानकारी दी जाए, उन्हें व्यवहारिक कार्यान्वयन की जानकारी दी जाए, तो हमारा भारत, हमारा राष्ट्र और हमारा राज्य ज़्यादा सशक्त बनेगा। देखिए, हमारे पास 2 चीज़ है। एक तो कंप्लीट एकेडमिक नहीं है ये सर, हमारे व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स वेराइटीज़ के व्यूअर्स हैं। तो झारखंड के कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ किस तरह की आपदा आप लोगों ने चिन्हित किया है, किस तरह का वो डिजास्टर होता रहता है आमतौर पर? झारखंड की बात करें तो झारखंड में पूरे भारत का 40% खनिज
झारखंड में पाया जाता है और पूरे भारत का 45% कोयला हमारे यहाँ है। अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो यहाँ खनन आधारित आपदाएं झारखंड में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और इससे रिलेटेड हमारी महामहिम और कुलाधिपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जब आगमन हमारे शासी परिषद में 2018 में हुआ था, तो उन्होंने निर्देश दिया था कि आपदा, स्पेशली खनन आधारित आपदा प्रबंधन से रिलेटेड पाठ्यक्रम स्टार्ट किया जाए, जो कि पूरे झारखंड में कहीं नहीं होता है। और कर्नल डॉक्टर राजेश कुमार के द्वारा ये पहला पाठ्यक्रम है जो कि झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शुरुआत हुआ है। अगर हम लोग खनन आधारित आपदा प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पे आपको अवैध खनन दिखेगा। पहले बात कर ले, जो खनन प्रोसेस जो होता है, जो माइनिंग प्रोसेस होता नहीं, है, बहुत लंबा हम नहीं जा सकते। हमको बताना ये है दर्शकों को कि आपदा आ गई, वो खनन का हो या बिजली गिरने वज्रपात का हो या बाढ़ का हो, सुखाड़ का हो, उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे बचना चाहिए। दरअसल हम क्लास तो यहाँ चला नहीं रहे हैं, इसलिए हमारी बातचीत फोकस हमारा दर्शक होगा, ठीक है ना। तो ये आप बताएं कि यहाँ अगर माइनिंग का है सबसे ज़्यादा, किस तरह का वो है। फिर हम आपके पास लौटते हैं, थोड़ा कर्नल साहब के पास चलते हैं। ये कर्नल साहब बताइए कि यहाँ माइनिंग पर अगर आप कंसंट्रेट होते हैं तो माइनिंग पर तो उनकी अपनी व्यवस्था भी होती है, जो कंपनियां हैं, माइनिंग की कंपनियां हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर माइंस की चोरी होती है, तो वो क्या नाम है, अलग से अपना वो बना करके उसको चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। बहुत सारे लोग मर के दब भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता है अलग अलग जगह के। तो आप लोग इस तरह, पानी भर जाता है, पानी भरने से खदान में बहुत सारे मजदूर फंस जाते हैं, डूब जाते हैं, सुरंग में फंस जाते हैं। उसमें आप लोग किस तरह की तैयारी करते हैं और क्या करना चाहिए? जो माइनर्स जा रहे हैं या वहाँ के जो लोग हैं, उन लोग क्या एहतियात बरतना चाहिए? मैं इस पर अपनी टिप्पणी करूँगा कि हर माइंस का एक अपना अपना नेचर होता है और उनके अपने SOPs होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर्स होते हैं। उस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होता है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और वो बड़े रूप में हो जाता है, जिसको हम आपदा कह लेते हैं, पानी भर जाने का, इसलिए कि उसमें जो एज़ पर द SOPs वो जो इतना निकलता है उतना अर्थ फिल किया जाता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं किसी कारण से। जो इलेक्ट्रिकल फेल्योर हो जाता है, जिसकी वजह से हादसा हो जाती है अंदर। लाइकवाइज तो हमें 2 तरह की ज़रूरत यहाँ पर दिख रही है। नंबर 1 कि अक्षरशः जो SOPs बनी हुई हैं माइनिंग की, उसको सेफ्टी एंड डिज़ास्टर जो उनका ब्रांच होता है CCL हेडक्वार्टर में है या हर कोल इंडिया माइनिंग कंपनी के पास है, हर एक कंपनी के पास है, तो उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूप से पालन होना चाहिए। और DGMS भी है, DGMS इसी काम के लिए, DGMS भी करते हैं, तो और उनकी ऑडिट होनी चाहिए। और एट लास्ट वो तो होता ही है, वो तो होता ही है कर्नल साहब, वो तो होता ही है। वहाँ कागज आपको फेल नहीं मिलेगा, कागज पर तो कागज नहीं, सिस्टम के कागज के मुताबिक ऑन ग्राउंड अगर हो तो ये डिजास्टर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 1। दूसरा जो बड़ी बात है, जिसके लिए हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं और हम 32 साल आर्मी में रह करके वही किए हैं, वो ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस इन द सोसाइटी। इन द सेंस जो काम कर रहे हैं वो, जो बाहर जो स्टेक होल्डर नहीं है वो भी, हम लोगों के पास अवेयरनेस होनी चाहिए और उस अवेयरनेस के लिए एक मॉक ड्रिल होनी चाहिए। मॉक ड्रिल एक अवेयरनेस का प्रोग्राम वज्रपात के लिए यहाँ तो चलता है जी, कि आप पेड़ की छाया में नहीं जाएं, कोशिश करें कि कहीं ऐसे खुले जगह पर रहें जहाँ की गुंजाइश नहीं है उसको ये करने का, खींचने का। यहाँ कुछ चल रहा है, उससे बचें, पानी में है तो दूर रहें, अकेले पेड़ के नीचे ना रहें, जो जितने भी कंडक्टर हैं उनसे अलग रहें। ये तो अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया। लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम का सिर्फ अभी जैसे एप्लीकेशन नहीं, माइंस वाले पे जब हम लोग बात कर रहे थे खनन आधारित, जी, तो वहाँ पे अवेयरनेस के साथ साथ मॉक ड्रिल की हमने बात करी कि जितने भी जो सिस्टम हैं उनके ऑडिट करके और उनका मॉक ड्रिल भी होना चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल हम एक्सीडेंट पैदा करते हैं कि ऐसा हो गया, उसके बाद जो हमारे सिस्टम्स बने हुए हैं एज पर द SOP वो विधिवत काम कर रहे हैं कि नहीं। हूटर बजाना है,
वो हूटर बज रहा है कि नहीं बज रहा है, बजाने वाला कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसकी भी ड्यूटी लगी हुई है 8 घंटे का ऑन 8 घंटे का ऑफ। तो लाइकवाइज हमारे हर एक सिस्टम जो है वहाँ पे आया, तो एम्बुलेंस कितनी देर में आ रहा है, उसको ले करके जहाँ जा रहा है वहाँ 24 घंटा हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी और है या नहीं है, डॉक्टर कितनी दूर पे है वो टाइम से पहुँच सकता है, नहीं तो उनको रीशिफ्ट किया जाता है बड़े हॉस्पिटल में डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का चोट लगा हुआ है। ये सारी जो सिस्टम बनी हुई है कागज़ों पे, वो ऑन ग्राउंड कितना इफ़ेक्टिव है ये मॉक ड्रिल में ही पता चलता है और उसका असेसमेंट होता है, एंड वो हमें हर 3 महीने पे होते रहना चाहिए ताकि इस तरह की जो अनकही दुर्घटनाएं का स्कोप है उसको मिटिगेट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, लॉस ऑफ लाइफ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। दीपक जी, आप लोग पुलिस अफसर हैं, आप लोग तो एफआईआर दर्ज कर देते हैं, थाने में एफआईआर दर्ज हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, बाद में कंक्लूजन आता है कि इस कारण से दुर्घटना हुई। दुर्घटना के लिए जो जिम्मेवार है, क्या कार्रवाई होती है नहीं कार्रवाई होती है पता नहीं चलता है। लेकिन हम उन लोगों के साथ साथ यह जानना चाहते हैं, बहुत सारे मामलों में, सिर्फ यही नहीं, अभी हम लोग कोरोना से निपटे, कोरोना भी बहुत बड़ा डिजास्टर था, आप उस समय एसपी थे वहाँ पे जामताड़ा में। उन सब चीज़ों से निपटने के लिए जो प्रशासनिक तैयारी बाद में की गई, फर्स्ट फेज के बाद में तैयारियां हुई, अब लगभग हम लोग इक्विप्ड हैं, इक्विप्ड इतना ज़्यादा है कि अब हो नहीं रहा है। तो वैसे में आपने क्या फील किया कि क्या कमी रह गई, कुछ और क्या करना चाहिए? एक्चुअली देखिए, कर्नल साहब ने एक बात जो बताई कि आपदा से निपटने के लिए जो एसओपी है, मतलब जिसको पूरा विश्व लागू करता है, जिसको अपनाया है, हमारे यहाँ अगर आप स्टडी करेंगे तो उसके अनुरूप हमारी तैयारी नहीं है। हम कोई भी चीज़ में, जब ये अभी जो पेंडेमिक आया है, तो पेंडेमिक आ जाने के बाद में क्या क्या चीज़ हमको और चाहिए तब हम उस रास्ते में उसके बारे में सोच रहे हैं, जबकि वो चाहिए था, पहले चाहिए था, इसका प्रिपरेशन पहले होना चाहिए था। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, और चूंकि पुलिस तो फ्रंट लाइन में पहला तो रिस्पॉन्डर वही होती है, मास्क चेक करने तो से किसी भी तरह का चीज़ तो पहला रिस्पॉन्ड तो वही करती है। तो निश्चित रूप से बहुत तरह की बातें वो सामने आती है। देखिए, हमारे यहाँ जो पुलिस में और भी जो भी डिजास्टर है, जिन डिजास्टर से हमको पाला पड़ता है, एक्सीडेंट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिजास्टर। आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक साल रोड एक्सीडेंट से लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं। तो इसमें से है हमारा ये पुलिस का जो दायित्व तो बनता है वो ये है क्या कि उसको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर बोलते हैं कि भाई हम पहले प्रिवेंट करने की तैयारी करें। घटना हो जाएगी तो फिर उसको तो जो क्यूर करना है वो करना ही है। तो मैं जहाँ भी जिन जिलों में एसपी रहा, मैंने स्पेशली उन सारे स्पॉट्स का जिसको हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट का नामकरण दिया, जो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, उसका हम लोगों ने स्टडी किया, जाकर के देखा कि आखिर यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। उसके कारण देखे, कहीं घुमावदार रोड है, कहीं स्ट्रेट है, कहीं रोड बढ़िया है, स्पीड है, कहीं पे सड़कें दूसरे तरफ से आकर के मिल रही हैं। तो जहाँ पे घुमावदार, जैसे मैं अभी जामताड़ा में था, तो आप धनबाद से जब दुमका की ओर में जाएंगे तो बीच में 2-3 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे सड़कें घुमावदार हैं। मैंने वहाँ आपदा प्रबंधन के जो हैं, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मैं इस पर स्ट्रक्चर पर बाद में आऊँगा, तो डिस्ट्रिक्ट में जो आपदा प्रबंधन कमेटी है, मैंने उन लोगों को सजेस्ट किया था और बाद में इम्प्लीमेंट भी हुआ कि वहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाएं, ताकि आने वाली गाड़ियों का स्पीड या जो भी है वो पता चल जाए, वो देखा जाए। बाकी तो हम लोग उसको रोकने के लिए हमारे पास व्यवस्था है कि ड्राइव ड्रंक के साथ तो नहीं कर रहे हैं, उसकी मशीनें लेकर के हम लोग बीच बीच में ये चलाते हैं। ओवर स्पीड तो नहीं है, ये मार्क किया हुआ है कि ये सड़क में कितने स्पीड से चलना है। तो ये एक काइंड ऑफ जो डिजास्टर है उसको कैसे टैकल किया जाता है, इसके जो एसओपीज़ हैं, इसके जो प्रिपरेशन हैं, ये हम लोग पहले से इसको और अच्छे तरीके से, अगर हम देखिए,
नियम तो बना दिए जाते हैं। जब कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को निराकरण कैसा है उसके लिए हम कानून बना देते हैं। मेरा कहना है कि कानून बना देना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो आप कितना कानून बना दीजिए, उसका कोई असर नहीं दिखेगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन 100% होगा तो उसका असर दिखेगा, और जिस उद्देश्य और जिस पर्पस से आप एक्ट बनाते हैं या कानून बनाते हैं या नियम बनाते हैं उसका डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता, आपने बताया कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर खनन आधारित होता है। तो खनन जहाँ माइंस है, माइंस के आसपास जो लोग रहते हैं उनको जो अलर्ट होना चाहिए, तो उसमें आपने अपनी पढ़ाई के दौरान, अपने फील्ड विजिट के दौरान क्या चेक किया कि वो अलर्टनेस है कि नहीं, वो सावधान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ। सावधान रहने से दुर्घटना कम होती है कंपैरेटिवली। जी, तो वो आप अपनी पढ़ाई में एडिशन है कि नहीं, आपका ऐड किया? बिल्कुल। जी, हमारा जो पाठ्यक्रम जो चल रहा है उसमें फील्ड विजिट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे खनन आधारित आपदा प्रबंधन की बात हुई तो हमारे बच्चे ओपन कास्ट माइन में जाकर के माइनिंग प्रोसीजर्स, जो भी माइनिंग प्रोसीजर्स होते हैं उसको डिटेल में देख चुके हैं, और आसपास जो लोग हैं उनसे भी उनका रहन सहन और उनका बर्ताव कि आपदा के समय झारखंड में सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन, देखिए जो माइन का एरिया है वो किसी कंपनी के अधीन है और उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, SOP है जिसके तहत वो काम करते हैं। वो सेफ्टी मानकों का पालन करते हैं और वो काम करते हैं। लेकिन जो लोग आसपास रहे हैं, यहाँ पे माइनिंग के दौरान, उत्खनन के दौरान विस्थापन की समस्या बहुत बड़ी है झारखंड में। तो जो विस्थापित लोग हैं उनका क्या प्रोस्पेक्ट रहता है, उनकी क्या कार्यशैली रहती है। जैसे अवैध खनन झारखंड में आपको पता होगा, डेली सैकड़ों साइकिल सवार आपको रामगढ़ और आसपास के एरिया से रांची आते हुए दिखेंगे, जिनके साइकिल में 10-20 बोरी कोयले की रखी रहती है, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नीतिज्ञ हो, कोई भी हो, सब लोग देखते हैं, और वो अवैध खनन का ही उदाहरण है। लेकिन इतने वर्षों में उसे रोका नहीं गया, उसे टोका नहीं गया। उसका एक अलग नज़रिया है कि अगर उसे रोकें तो लोगों की आजीविका पे असर होगा और क्राइम बढ़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको देखना चाहिए। और जो खनन से जो थल, जल और वायु प्रदूषण, आपको पता होगा कि खनन के दौरान जो लोग उसमें रहते हैं और जो आसपास रहते हैं, जो व्यावसायिक समस्या, जो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, जो माइन के आसपास रहते हैं और जो माइन में रहते हैं उनको होती हैं। जो पानी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो माइनिंग के दौरान जो रिसाव होता है उससे वो लोग अफेक्टेड रहते हैं। जो हवा, जैसे हमारे पास जादूगुड़ा में यूरेनियम की माइन है, तो वहाँ पे थल, वायु, जल, ये जलवायु परिवर्तन आपको माइनिंग के एरिया में ज़्यादा दिखेगा, और उससे रिलेटेड जो भी व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है वो भी आपको दिखेगी। तो आपदा वो नहीं हो, पहला तो ये है कि वो नहीं हो जी, नहीं हो। तो इसके लिए जो कंपनीज हैं उनकी ड्यूटी क्या बनती है, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ड्यूटी क्या बनती है, उसकी सरकार जो है उसकी ड्यूटी क्या बनती है, जी हाँ। और वहाँ के लोगों को अलर्ट, जैसे कि आपने कोयला वाला बताया, तो उसको अगर उससे बेहतर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए जिसमें कि ज़्यादा आमदनी हो उससे ज़्यादा, तो काहे के लिए जान देने जाएगा? जी हाँ। तो ये तो जो नीतिज्ञ हैं उनको यह ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की नौबत नहीं आए। दूसरे की माइनिंग में जो कंपनीज है, कंपनीज भी कम जिम्मेवार नहीं है। आपने कुछ कोयला निकाला, कुछ कोयला छोड़ दिया, क्या तो अब वो मशीन से निकालने लायक नहीं है, अब उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, और बचा हुआ कोयला तो निकाल करके बेच रहा है, उसी में उसकी जीविका चल रही। एक आदमी 30-40 किलोमीटर साइकिल पर कोयला लाद करके, आजकल तो उसका मैकेनाइजेशन हो गया है, मोटरसाइकिल एक रहता है, मोटरसाइकिल में चार वो आजकल मोटरसाइकिल से, हाँ मोटरसाइकिल से हो गया, टेम्पू के साथ बांध देता है, कई तरह की व्यवस्था हो गई। फिर भी वो जानता है कि हम जा रहे हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है हमारे अंदर या कोयले का डस्ट जा रहा है उससे हमको क्या होना है। पूरे के पूरे पत्थर खदान के मालिक जानते हैं कि सिलिकोसिस क्या है, लेकिन सरकार कहती है हमारे यहाँ सिलिकोसिस तो है नहीं। तो ये सारी समस्याएं, वहाँ के लोग कैसे अलर्ट रहें, क्या करें?
उसके लिए मैं कहना चाहूँगा जैसे आपकी टीम है, आपकी टीम अगर फील्ड विजिट कराते हैं तो वहाँ के लोगों को आप इनसे क्या बतवाएंगे, क्या बताएंगे? ये लोग जागरूकता वहाँ पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं। हमारे पास आईसी मटेरियल है जो ये जा कर के वहाँ बताते हैं। लेकिन मैं फिर बेसिक्स पे आऊँगा कि आपदा प्रबंधन एक विषय नहीं है, ये एक अंतः विषय है जिसको इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं। इसमें आपको आर्किटेक्चर, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, फिनेंस सब कुछ मिलेगा, जिसकी तैयारी जो है वो शिक्षण संस्थान में ही हो सकती है। अगर आप किसी भी जो इन सर्विस पर्सनल है उसको आप 6 महीने, साल भर, 2 साल की ट्रेनिंग भी दे दें और आप कहें उनको कि वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। नहीं, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा इन लोगों से सवाल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं? माइक दीजिए, नाम बताइए। माय नेम इज़ पूजा बड़ाइक, आई एम स्टूडेंट ऑफ JRSU. Deepak sir, I want to ask a question from you. Sir, as we know that urban development is leading to different hazards in the society, what steps should we take for the preparedness activity or vulnerable assessment? Okay, next. आपका सवाल? नहीं, एक मिनट ले लेते हैं सवाल। मेरा साक्षी कुमारी नाम है। सर, दीपक सर, आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि जंगल में आग लग गई तो उसके लिए ये गवर्नमेंट क्या प्रोसेस कम करने के लिए? ओके। सर, मेरा नाम मधु कुमारी है, मैं रांची से बिलोंग करती हूँ सर। और मेरा क्वेश्चन है कि जो स्वर्णरेखा है सर, मेरे से ही पूछना है? यस सर। सर, जो स्वर्णरेखा नदी है सर, उस पर जो पॉल्यूशन हो रहा है सर, तो उस पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सारे कचरा डंप करते हैं सर। तो हेलो सर, माय नेम इज़ विभा भारती। माय क्वेश्चन इज़ कोविड-19 का आउटब्रेक फिर से आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है? नेक्स्ट। थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा नाम प्रतीक कुमार गुप्ता है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे सुमित सर कि हमारा डिजास्टर रिस्पांस टीम कैसा प्रिपरेशन हो रहा है और उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ सर? नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ महिमा देमता एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ JRSU. माय क्वेश्चन इज़ फॉर कर्नल सर. सर, डिज़ास्टर लिटरेसी एक टॉपिक है, तो अभी तक अवेयरनेस क्यों नहीं है झारखंड के लोगों में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के? नेक्स्ट। मेरा नाम कुमार कौशल है और मैं JRSU से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वेश्चन कर्नल सर से है कि जैसे लाइटनिंग, हम लोग जानते हैं 77% जो इम्पैक्ट होता है वो रूरल एरिया में होता है, तो इसके लिए क्या एक्शन प्लान है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम जीशान अख्तर है, मैं BJDDM का छात्र हूँ। मेरा कर्नल सर ही से सवाल है कि हम जैसे देखते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में, आपदा प्रबंधन में, जैसे सर ने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ ग्लोबली डिमांड, तो हम देखते हैं कि सरकार रूरल एरिया और अर्बन एरिया में पॉलिसी मेकिंग में गंभीरता रूरल एरिया में क्यों ज़्यादा नहीं देती? नेक्स्ट। मेरा नाम आदर्श सिंह है, मैं झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का डिज़ास्टर मैनेजमेंट का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन सर दीपक सर आपसे है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं झारखंड राज्य एक खान और खनिज संपदा का परिपूर्ण राज्य है और यहाँ वैध और अवैध खनन, जैसा सर ने बताया, दोनों यहाँ होता है और इस खनन के दौरान कई दुर्घटनाएं सामने आती है और इस दुर्घटना के दौरान जब भी कोई भी खान धंस जाता है और उसमें जो मज़दूर फंसे रह जाते हैं, कभी भी उनका आंकड़ा जो है, मौत का आंकड़ा, कभी भी सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाता है और जो थोड़ा मोड़ा आंकड़ा सामने आता भी है तो उनको पूरी तरीके से रेस्क्यू नहीं किया जा पाता है। ठीक है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? माय नेम इज़ सृष्टि माला। मेरा ये क्वेश्चन है कि वाइल्ड एनिमल अटैक आजकल झारखंड में बढ़ता जा रहा है, उस पर क्या मतलब क्वेश्चन है? नेक्स्ट। मैं उज्जवल बात कर रहा हूँ झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की ओर से। मेरा सवाल डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता सर से है। सर, यहाँ रूरल एरिया में ये लाइटनिंग का सबसे बड़ा इशू है, उसके रिगार्डिंग क्या मैनेजमेंट कर रही है हमारी गवर्नमेंट? नेक्स्ट। मेरा नाम हरीश मांझी है, मैं झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। मेरा क्वेश्चन है कर्नल सर से। सर, नक्सलिज्म से कैसे आज के युवा को मतलब इस राह पर ना जाए, इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए सर? ओके, दीपक जी। हाँ, इनका ये सवाल था मिस बड़ाई, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है ना। तो देखो,
कोई भी जब आपदा आ जाती है तो उस आपदा को अब हमारे यहाँ तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जो जब हम रिस्पॉन्ड करने के लिए जो प्रिपेयर्डनेस हमारा होगा, प्रिपरेशन जो हमारा होगा, तो कौन सा किस आपदा का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, थंडरिंग का कर रहे हैं, एक्सीडेंट का कर रहे हैं, या फिर माइंस में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें कर रहे हैं। तो जिस तरह की आपदाएं हैं, हर एक प्रकार के, जैसा कि हमने बताया कि जो हाई पावर कमेटी है, हाई पावर कमेटी ने ऑल ओवर इंडिया के स्टडी करने के बाद में उसने 31 डिजास्टर के बारे में स्टडी किया है। तो डिफरेंट डिजास्टर्स के डिफरेंट एसओपी हैं, एक एसओपी सबके लिए कारगर नहीं होगा। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। देखिए होता क्या है कि एज ए मैन एक्सीडेंट हो गया, मैं बाद में उदाहरण दूंगा। एक्सीडेंट में सबसे पहला काम जो हमारा है वो है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, ना कि उसका फ़ोटो। अब अभी का जो सिस्टम देख रहे हैं ना, वो बैठ के लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अभी मैं रांची से टाटा जा रहा था, 2 सप्ताह पहले की बात है, एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल वाले को धक्का मारा और वो व्यक्ति गिर गया था। मैं इधर से जा रहा था, मैंने अचानक गाड़ी रोकी तो देखा एक व्यक्ति गाड़ी से उतर करके उसका वीडियो बना रहा है, उसका गर्दन लटका हुआ था। मैं उतर करके और तुरंत दौड़ करके वहाँ पे गया और बॉडीगार्ड हमारा था, उसने देखा कि भाई, पूछा कि सांस चल रहा है कि नहीं, बताया सांस चल रहा है। मैंने गाड़ी में लादा, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल बुंडू में रास्ते में मैं फ़ोन करते हुए गया और वहाँ पे जाने के बाद में उसका तुरंत फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ से उसको रिम्स भेजा गया, उसकी जान बच गई। तो ये है गोल्डन आवर क्या है, ये समझना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी घटना होती है, कोई भी डिजास्टर, आप अपने जवाब को थोड़ा छोटा करते जाइए, क्योंकि कई सवाल है आपके पास। रिस्पॉन्ड टाइम आपका क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपका है फायर से है कि कोई फायर की घटना हो जाती है तो हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड हर एक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, हर एक सब डिवीज़न में और हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ रहती हैं। 24/7 वो एक्टिव है। कोई भी घटना है, इसका प्रचार प्रसार भी किया हुआ है। अब तो 112 लागू हो गया है, 112 नंबर पे आप डायल करेंगे तो वो क्विक रिस्पॉन्ड तुरंत करेगा और जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे जाती है। 2 तरह के होते हैं। अभी गाँव में आप देखते होंगे कि कुछ फायर है जैसे तेल डीजल वगैरह से रिलेटेड, और तो हम लोगों के पास में वाटर टेंडर होता है जहाँ पर है कि जो आग को हम लोग पानी से बुझा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी आग होते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई तेल में लग गया तो वो पानी से नहीं बुझेगा, उसके लिए फोम टेंडर है। तो वो हर एक जगह वो दोनों व्यवस्था की गई है और जैसे सूचना जैसी मिलती है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड किया जाता है। आपका सवाल क्या था? सवाल हम उनका लेंगे फिर। सुमित जी थोड़ा समय कम है इसलिए कम समय। बिल्कुल, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में इसको ये करना चाहूँगा। मैं बस इन सारे प्रश्नों का एक ही उदाहरण और एक ही उसका ये है, हम अगर अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा को देखें तो उसने स्कूली स्तर पे आपदा प्रबंधन को अनिवार्य कर दिया है। अब क्लास 3-4 के बच्चे भी आपदा प्रबंधन की पढ़ाई करते हैं, जबकि CBSE ने इसे क्लास 8 से लागू किया हुआ है। तो कहने का एक ही तात्पर्य है कि अगर सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है, हमारा समाज अगर शिक्षित है, सबको जानकारी है कि भाई आपदा प्रबंधन क्या है, तैयारी क्या है, राहत क्या है, बचाव क्या है, तो हमें किसी को ये नहीं करना पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, सब खुद में तैयार होंगे। और जैसे अभी अग्निवीर का ये आया हुआ है, जो 5 वर्षों का ट्रेंड हमारा निकल कर के आएगा और वो अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश के लिए जो काम करेगा, उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फ़र्स्ट एड कैसा होता है और आग कैसे बुझाए, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करें, उसको उसकी जानकारी होगी। वो एक ट्रेंड और प्रशिक्षित
साथ में सिद्धांत भी उसने लिए हुए होंगे। तो एक ही उपाय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी आपदा प्रबंधन को एज अ सब्जेक्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सारे यूजी कोर्सेज में इम्प्लीमेंट करने को कहा गया है। मैं कर्नल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके जो 32 साल का जो फ़ौज का इनका एक्सपीरियंस रहा है, तो लद्दाख में इन्होंने कैसे बचाव किया था उसका एक छोटा सा संक्षिप्त केस स्टडी हमें बताएं कि बच्चों को उससे भी लाभ हाँ, हो। कोई सवाल रह गया है? नहीं सवाल। हाँ, तुम्हारा क्या सवाल था? तो वो तो बताया उन्होंने कि अभी स्कूल्स में नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, वो सवाल रहेगा। वो तो नीतिगत। हाँ। खान खनन जब किया जाता है उस समय जो मजदूर, अच्छा ये हाँ आपका सवाल बस, था कि हाँ, ठीक है, होगा। उस आपका सवाल था कि वो संख्या एक्चुअली क्या है कि ये इलीगल माइनिंग की बात है ना। इलीगल माइनिंग में अब कितने लोग माइंस में गए हैं, हमारे पास तो कोई, ये तो अलग डिपार्टमेंट देखता है उसको। हमारे पास कोई टूल्स नहीं है कि अंदर में कितने फंसे हुए हैं। तो जो व्यवस्था है, जो लोगों के वहाँ के ये से जो पता चल पाता है कि कितने लोग गए थे अंदर में ये माइनिंग निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए या पत्थर निकालने के लिए इनका। तो ये एक्चुअली है क्या कि जो समाज में एक कॉन्सेप्ट है कि आंकड़े जो बताए जाते हैं वो सरकारी आंकड़े वो गलत होते हैं, वो उसको पहले दिमाग से नहीं, वो मैं बताऊंगा आगे वाला जो आप नहीं बता सकिएगा वो मैं बताऊंगा। कर्नल साहब जी, बड़े सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस थे। बड़ा अच्छा लगा कि एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस थे। तो उसको मैं समराइज करते हुए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस एंड द क्लास कि यहाँ हम लोग के पास जो आपदा एंड उसके प्रिपरेशन की बात हो रही थी, इसमें देयर इज़ अ मेन फैक्टर जो हमें जानकारी से ही आ सकती है, अनुभव से आ सकता है और प्रशिक्षण से आ सकता है। वो ये है कि इंडिकेटर्स एंड द अर्ली वार्निंग सिस्टम। कोई भी आपदा आने के पहले सूचना होती है, जानकारी जिसके पास है वो सूचना को समझ पाते हैं, जिनके पास नहीं है वहाँ देर हो जाती है और वो आपदा आ जाती है जिसमें लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है। तो आपदा को रोक लेना ये शायद संभव नहीं है अभी तत्कालीन जो सिस्टम है उसको देखते हुए। तो उसका पहले ये जानकारी एंड प्रशिक्षण और हमारी स्टडीज़ से, पास्ट एग्जाम्पल से ये हम समझ पाएंगे कि क्या होने वाला है। या आपको जैसे छोटा सा उदाहरण दूं कि सुनामी जब आया था तो लॉस ऑफ लाइफ ह्यूमंस का ज़्यादा हुआ था और जितने जानवर, पक्षी, चिड़िया, यहाँ तक कि बिल में अंदर रहने वाले, वो सारे के सारे बच गए थे। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, सिर्फ इसलिए कि उनको पहले पता चल गया कि ऐसी विभीषिका आने वाली है और ह्यूमंस को पता नहीं चला, मछुआरों को भी पता नहीं चला। इसलिए तो भूकंप में भी तो यही है कि पहले जानवरों को पता चल जाता है, कुत्ते रोने लगते हैं, गाय भैंस कूदने लगता है। तो ये स्टडीज़ जो है इसी के लिए आवश्यकता है और ये जानकारी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने की है और ऑडियंस को हम बताएं कि ये आपदा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स अ मोर ऑफ अ मैनेजमेंट एंड हम लोग सारे लोग मैनेजमेंट करते रहते हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। घर से शुरू होता है और जहाँ भी हम जाएं एक दूसरे से सीखते रहें, सिखाते रहें, बताते रहें। और चूँकि मैं एक फ़ौजी हूँ तो मैं आपको कहूँगा कि इस तरह का सिचुएशन फॉल्सली क्रिएट करें और उसको फाइट करें, यानी मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई सरकार, गैर सरकार, लिखा, स्टडीज़ किसी काम का नहीं है। अगर ये काम का होता तो आपदाओं में हम लोग मिटिगेट कर पाते, जो नहीं कर पा रहे हैं, फैक्ट है ये। तो उनको छोड़िए, कौन क्या करेगा, हम बचाएंगे और हम प्रशिक्षित हैं। पुलिस पर, किसी पर, सिस्टम पर आधारित और डिपेंडेंट नहीं रहने का है मेरे हिसाब से। किस पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए? सेल्फ के ऊपर द कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम लोगों को बचाएंगे इसलिए कि हम प्रशिक्षित हैं और प्रशिक्षण लेना देना हमारा काम है। हमारा इन सेंस, मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यूं ही बात कर रहा हूँ। सेंसिटाइज करना, जैसे कि डॉक्टर सुमित गुप्ता ने बताया कि स्कूल एंड कॉलेजेस में सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। आपदा यूजीसी का भी गाइडलाइंस है कि एक एक चैप्टर रखा जाए और उनको बताया जाए। एवरीबडी हैज़ टू बी एजुकेटेड ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसके लिए भाषा और सब्जेक्ट और क्लास और स्तर की ज़रूरत नहीं है, तैयारी की ज़रूरत है। ये तैयारी हमारे में होना चाहिए और ये हम ला सकते हैं खुद को
और हमारे हमसे लोगों को, चाहे वो परिवार हो या बाहर हो या मित्र हो, कहीं भी हो, और ऐसा करने से पूरा जो फोर्स है हमारा तैयार होगा और हम मिटिगेट कर पाएंगे। जो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है ब्लॉक से लेकर के नेशनल लेवल तक अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो उस मुताबिक हम उनको भी मदद कर सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा डिजास्टर रेल एक्सीडेंट से लेकर के और जगह होता है, वहाँ भी हम ही काम आएंगे। बाकी जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो काम कितना आएगी पता नहीं, लेकिन आप ज़रूर काम आएंगे, इसलिए कि यू पीपल आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर और आप सबसे पहले वहाँ पे पहुँचेंगे। इसलिए हमें तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, और हम तैयार हैं तो हमसे और भी सिस्टम तैयार है। देखिए, आप एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो एक्सपर्ट लोगों के सामने छोटी सी बात मैं कहता हूँ कि प्रकृति बोलती है, हमारा शरीर भी बोलता है, शरीर का हर अंग बोलता है कि हमको कहाँ क्या तकलीफ़ होने वाली है, क्या हो रही है, और हम उसको अगर नहीं समझ पाए तो वो तकलीफ़ बढ़ती जाती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि जो यहाँ भूकंप आया था, हमको लगता है 1987 या 86 में रांची में जो भूकंप हमने भोगा था, जिसमें सर्किट हाउस वगैरह ये हो गया, तो दरार आ गई थी। अचानक बहुत ज़ोर से कुत्तों के रोने की आवाज़ आने लगी। अचानक बहुत ज़ोर से चिड़िया, 3-4 बज रहा था सुबह का, चिड़िया चहचहाने लगी और गाय बछड़ा जो है कूदने लगा। मैं जहाँ रहता था वहाँ गांव का इलाका था। जिस घर में रहता खपड़ा डंडन 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 करने लगा। पहला उपाय था कि निकलो, यहाँ से निकलो। इतनी समझ तो होनी चाहिए, बिल्कुल, और इतनी समझ नहीं है तो वो समझ देनी चाहिए। हमारी जो पढ़ाई है, पढ़ाई में सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको गुनना है। मूल रूप से नेचर से हम ज़्यादा सीखते हैं। नेचर के जितने करीब रहेंगे उतने ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर हम कर पाएंगे। नेचर से जितना दूरी बनाएंगे उतना ज़्यादा हम किताबी ज्ञान पर रह सकेंगे, और उतना फेल होंगे हम लगातार इस तरह के मैनेजमेंट में। अंतिम चीज़ जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप लोग इसको पर एक एक लाइन की टिप्पणी देके ख़त्म करें। एक तो मुझे लगता है कि पंचायती राज सिस्टम जो है उसको इसमें ऐड करना चाहिए, और उसको निश्चित रूप से ट्रेन करने, स्कूल कॉलेज तमाम जोड़ने चाहिए, और इन सब जगह पर मॉक ड्रिल करने की, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इन सब चीज़ों के प्रति। जैसे वज्रपात ही है, वज्रपात के बारे में सरकार अपना कर रही है, जो कर रही है सरकार को करने दीजिए। आपके पास स्टूडेंट से इनको लेकर के कर सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम को इन्वॉल्व करें, इसमें क्या करना है, तुरंत क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं। जब तक मैनेजमेंट की टीम आएगी तब तक आप क्या करें, है ना? क्या एक एक लाइन हम कंक्लूड करेंगे अब। ठीक है सुमित जी। जी बिल्कुल, हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी पंचायती राज सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, और हर एक ज़िले में डिज़ास्टर आपदा प्रबंधन समिति बनी हुई है, जिसके सदस्य हैं वो सब स्ट्रक्चर में है। लेकिन आपने सही कहा कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब पहले से इंडिकेटर्स देख करके पहचाने, उसकी तैयारी हो और उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो। इसी में आपदा प्रबंधन का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होगा। देखिए, आपदा प्रबंधन को जैसा कि जगजाहिर है, अब उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में भी ऐड करने की आवश्यकता है, जहां बिल्कुल ऐड है, इफेक्टिवली ऐड करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीच में टेस्ट करते रहने की जरूरत है, वो एक्टिव है कि नहीं, ये आवश्यक है। क्योंकि स्टार्ट वहीं से जब हम फैमिली के स्ट्रक्चर से जब स्टार्ट होना शुरू होगा, तो आगे तक इसकी गूंज हमारे कानों में बनती रहेगी। कर्नल साहब, मिलिट्री में चाहे कितना हो उम्र हो जाए, आपको ट्रेनिंग में दौड़ना पड़ता है, एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, जो उसका रूल है। ये नहीं हो गया कि आप यहाँ इस पोस्ट पर चले गए तो दौड़ना बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो आपदा प्रबंधन है उसके जो सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए लगातार? आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, और ऑडियंस एंड स्टूडेंट के लिए भी दौड़ना पड़ता है। तो आदमी को तो दौड़ना ही चाहिए। देसी भाषा में हम कहें कि कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग रखेते हैं, तो दोनों में क्रिया एक ही है, वो दौड़ना पड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि हम लोग भागने वाले में से नहीं बने। और जहाँ तक फ़ौज को आपने कहा, लेकिन अभी जो बात चल रही थी
पंचायती राज की, उसमें हम चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन के साथ मानव अधिकार को भी जोड़ना अति आवश्यक है और उसको भी हमारे करिकुलम में है, उसको हम लोग इन्वॉल्व किए हुए हैं, इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं और उस हिसाब से हम लोगों का चल रहा है। मॉक ड्रिल हमारे करिकुलम में है, बीच में थोड़ा सा कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आ गया था जहाँ कि हमको अवरोध हुआ इस करिकुलम में को आगे चलाने में। अभी रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा है और यकीनन जो हम झारखंड के लिए और हम राष्ट्र स्तर पे तैयार कर रहे हैं अपने कोर्स के और अपने स्टूडेंट्स को, जो कि किसी भी तरह के इवेंचुअलिटीज़, एक्सीडेंट एंड एक्सीजेंसीज को खुद देख सकते हैं। सिस्टम कम्स लेटर एंड आई हैव टॉट देम कि यू आर द सिस्टम, बाकी सपोर्ट समाज से मिलेगा। एक छोटी सी कहानी सुना के मैं कंक्लूड करूंगा। एक जंगल में आग लग गई, आग लगने पर सारे जानवर भागने लगे। एक छोटी चिड़िया जो है वो जाती थी और जाकर नदी से पानी में अपना पंख भिगो करके उस पर पानी डालती थी। सब जानवर रह क्या क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, बोली कि यह हमारा घर है, हम कोशिश करेंगे, नहीं तो इसी में जल के मर जाएंगे। उसकी कोशिश को देख करके बाकी सारे जानवर जो है बोले कि हम भी कोशिश करेंगे और उस कोशिश में जंगल की आग बच गई। हम सब कोशिश करेंगे, डिजास्टर से मुक्ति मिल सकती है। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।